बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस ऑडियो लॉग में हम यूएस कांग्रेशनल इलेक्शन के हवाले से बात करेंगे कि यूएस के अंदर जो कांग्रेशनल इलेक्शंस हो रहे हैं वो किस तरह से हो रहे हैं, ये कांग्रेस क्या है, इसकी कंपोजिशन क्या है, पाकिस्तान से ये किस तरह से मिलती है, और अगर कांग्रेस के अंदर रिपब्लिकन आ जाते हैं तो फिर जो बाइडेन के लिए कितनी बड़ी खतरे की घंटी बन जाती है और कांग्रेस किस तरह से यूक्रेन की वॉर को इंपैक्ट करने की कोशिश करेगी। ये तमाम तर चीजें हम इस ऑडियो लॉग में डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहली चीज आप लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा कि यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लीजिए। यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन आपको एक ऑडियो वीडियो बुक में पढ़ा हुआ है यूट्यूब के ऊपर। 1 घंटे का कॉन्स्टिट्यूशन है जिसे बिल ऑफ राइट्स भी कहा जाता है, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। 1 घंटे या 1.5 घंटे की वीडियो है, आप पढ़ लीजिए, तमाम तर चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। अब आते हैं यूएस कांग्रेस की कंपोजिशन के ऊपर। यूएस कांग्रेस किस तरह से बनी हुई है। यूएस के अंदर 2 हाउसेस होते हैं। मोस्टली हर डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर 2 ही हाउसेस होते हैं जिसे बाइकैमरियल लेजिस्लेटिव सिस्टम कहा जाता है। बाइकैमरियल, उनमें से एक सेनेट होता है जिसे अपर हाउस कहा जाता है और दूसरा लोअर हाउस होता है जिसे पार्लियामेंट कहा जाता है, और यूएस में उसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है। इंडिया में राज्यसभा और लोकसभा कहा जाता है। सेनेट एक छोटी सी जमात होती है सेनेटोरियल क्लास की। ये रोम से लिया गया हुआ सेनेटोरियल क्लास है। ये बेसिकली इस तरह से ली गई होती है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा पढ़े लिखे और अमीर ज्यादा आते हैं, जिसे आप पाकिस्तान की टॉप एलीट कह ले। वो बैठकर यहाँ पर बिल्कुल डिटेल से पॉलिसी डिस्कस करते हैं। सेनेट के अंदर 2 तरह के बंदे होना लाजमी है। एक तो पाकिस्तान के मेजोरिटी ऑफ बंदे जो कि ज्यादा अमीर हो, जो एलीट हो, वो आना जरूरी है। और दूसरी चीज, वो ज्यादा पढ़े लिखे होने चाहिए, उनकी ज़हनी सलाहियतें बहुत ज्यादा होनी चाहिए, वो पूरी दुनिया के अंदर घूमे फिरे हो ताकि उनके अंदर एक डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी हो। और सेनेट को छोटा होना चाहिए पार्लियामेंट के बनिस्बत, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के बनिस्बत। इसकी वजह यह होती है कि छोटी बॉडी होती है तो वो डिसीजन मेकिंग ज्यादा करती है। और सेनेट का एक्चुअल में काम यह होता है कि जो फॉरेन पॉलिसी होती है, जो डिफेंस रिलेटेड मैटर होते हैं या जो आपकी फेडरेशन के रिलेटेड मैटर होते हैं, जो वफाक से रिलेटेड मैटर होते हैं, उन तमाम तर मामला के ऊपर उसको गहरी नजर रखनी होती है। इसकी वजह से यह होता है कि आपकी जो जंगें करनी है या नहीं करनी है वो चीजें सेनेट ने डिसाइड करनी होती है। फॉरेन पॉलिसी कैसे चलानी है वो चीजें आपकी सेनेट ने डिसाइड करनी होती है। और सेनेट में पढ़े लिखे लोग होते हैं, इसी तरह से ये प्रेसिडेंट के ऊपर चेक रखते हैं। अब आते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का बेसिकली काम ये होता है, यानी जिसे पार्लियामेंट कहते हैं हम, नीचे वाली पार्लियामेंट, लोअर हाउस, उसका बेसिकली काम ये होता है कि जो लोगों की आवाज है, मतलब वो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पर चलती रहे, उसके अंदर अगर लोगों की जो वॉइस है वो प्योरली रिप्रेजेंट होती रहे। फिर ये ना देखा जाए कि कौन कितना है, कौन कहां पर है, ये नहीं देखा जाता। उस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का मकसद ही यही होता है कि लोगों की आवाज, जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, जो डोमेस्टिक आवाजें हैं, वो ज्यादा से ज्यादा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में आ जाए। यूं समझ लीजिए जो इंटरनल मैटर है वो मोस्टली समझा जाता है कि पार्लियामेंट को ही देखना चाहिए। बजट कैसा होगा, कितना होगा, कहां पर होगा, ये सारी की सारी चीजें हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में ही देखनी चाहिए। वजह यह होती है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग होते हैं। ऑलमोस्ट यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की तादाद 435 है और सेनेट की तादाद 100 है, और इन दोनों को मिलाकर आप कांग्रेस बनाते हैं। सो पाकिस्तान के अंदर तो मेरे ख्याल में लास्ट टाइम था 342 के करीब थी पार्लियामेंट की तादाद। यहाँ पर बहुत ज्यादा तादाद होती है मेंबर्स की। मेंबर्स की तादाद रखने की वजह सिर्फ ये होती है कि हर इलाके से, हर जिले से 2-2, 3-3 बंदे आकर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में बैठे और वो वहां के लोगों की डोमेस्टिक आवाज को यहाँ पर उठाएं, और इससे सिस्टम को डेमोक्रेटिक सपोर्ट मिलता है। यूएस का एक प्रिंसिपल रहा है मोस्ट ऑफ द टाइम कि अगर आपने डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को इनकलकुलेट करना है या आपने अपने लोगों के अंदर डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स उभारने हैं या पैदा करने हैं, तो आपने बार बार इलेक्शंस करवानी है। इलेक्शन से यह होता है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम मजबूत होता है और लोगों का ट्रस्ट अपनी गवर्नमेंट के अंदर बढ़ता है। सो यूएस मोस्टली किसी भी इंटरम सेटअप की तरफ या किसी भी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल अनडेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप की तरफ या पॉलिटिकल क्राइसिस के दौरान किसी सुप्रीम कोर्ट की तरफ नहीं देखता। यूएस देखता है अगर पॉलिटिकल क्राइसिस है तो गो फॉर इलेक्शन, फिर भी पॉलिटिकल क्राइसिस रहता है, गो फॉर एन अदर इलेक्शन, फिर भी पॉलिटिकल क्राइसिस रहता है, गो फॉर एन अदर इलेक्शन। जब तक क्राइसिस खत्म नहीं होता तब तक इलेक्शंस करवाते रहो, बजाय के कोई डिक्टेटरशिप लगा ले, बजाय के कोई सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करे। यूएस का यही प्रिंसिपल रहा है उसकी पूरी तारीख के अंदर, और मोस्टली डेमोक्रेटिक कंट्रीज का यही प्रिंसिपल रहा है जहां पर जमहूरियत मजबूत है, वो अपने सियासी मसाइल यानी पॉलिटिकल क्राइसिस को पहले तो नेगोशिएट करके सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। जब नेगोशिएट करते हैं कि आपस में मसले उनके नहीं सुलझते और उनके अंदर से कोई कंक्लूसिव रिजल्ट नहीं आता, तो वो फिर से इलेक्शन की तरफ चले जाते हैं। दोबारा जो पार्टी आती है फिर भी वो मसले नहीं हल होते तो फिर से वो इलेक्शन की तरफ चले जाते हैं। इलेक्शंस एंड इलेक्शंस के थ्रू ही वो अपने पॉलिटिकल क्राइसिस को हल करने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान में तो अलग ही गंगा बह रही है कि बस अगर पॉलिटिकल पार्टी से मसला नहीं हल हो रहा है तो जीएचक्यू की तरफ देखो, सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखो, जो कि एक नॉन डेमोक्रेटिक वे है चीजों को रिजॉल्व करने का। और ये बहुत बड़ा थप्पड़ भी है सुप्रीम कोर्ट के उस डिसीजन के ऊपर जिसमें उन्होंने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को वाइड करने की कोशिश की थी और पाकिस्तान को इलेक्शन में जाने से रोका था। और उस फैसले के बाद जितना बड़ा क्राइसिस पाकिस्तान के अंदर पैदा हुआ, ये सबूत देता है कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान के पॉलिटिकल क्राइसिस को हल नहीं कर सकता, कोई भी सुप्रीम कोर्ट की लीगल जजमेंट पाकिस्तान के पॉलिटिकल क्राइसिस को हल नहीं कर सकती। ओनली इलेक्शन ही पॉलिटिकल क्राइसिस का
सॉल्यूशन होती है। सो दूसरे मुल्कों के डेमोक्रेटिक कल्चर से हमें सीखना चाहिए कि पाकिस्तान में हमें किस तरह का डेमोक्रेटिक कल्चर अपनाना चाहिए। अब आते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सेनेट के ऊपर। सेनेट की 100 सीट होती है यूएस के अंदर, मोस्टली हर स्टेट के पास 2 सेनेटर होते हैं। उसके अलावा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव 435 के करीब होते हैं और ये हर 2 साल में इलेक्ट होते हैं। सेनेट का जो 1/3 हिस्सा है, मतलब 35 सीटें, हर 2 साल के बाद इलेक्शन में जाते हैं और जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है वो पूरा का पूरा हर 2 साल के बाद इलेक्शन में जाता है। अब इसको मिड टर्म इलेक्शन क्यों कहा जाता है, ये सवाल भी आता होगा। ये मिड टर्म इलेक्शन इसलिए कहा जाता है कि हर यूएस प्रेसिडेंट के 4 साल के लिए चुना जाता है और 4 साल के अंदर उसको 2 बार हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की इलेक्शन देखनी पड़ती है। एक जब वो चुना जा रहा होता है उससे पहले, एक बीच टर्म में और एक एट द एंड में। सो जो बीच में जो इलेक्शंस होती है उसे मिड टर्म इलेक्शंस कहा जाता है। अब ये बड़ी खतरनाक चीज होती है यूएस प्रेसिडेंट के लिए, क्योंकि मिड टर्म इलेक्शन मोस्टली हर प्रेसिडेंट हारता आ रहा है अमेरिका की हिस्ट्री में, और ये प्रेसिडेंट जो बाइडेन भी हारता आ रहा है। अब मिड टर्म इलेक्शन हारने के बाद ये होगा कि जो सेनेट है और जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है, या इन टोटल के लो कांग्रेस में, रिपब्लिकन की सपोर्ट बढ़ जाएगी, रिपब्लिकन ज्यादा ताकतवर बनकर आ जाएंगे और जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन और उसकी जो पार्टी है डेमोक्रेट्स, वो बहुत ज्यादा आउट हो जाएंगे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से और सेनेट से। इसकी वजह से ये होगा कि यूएस प्रेसिडेंट लेजिस्लेशन पास नहीं करवा सकेगा। वहां पर आपको जो क्लास मिलती है ना, जो सेनेटोरियल क्लास होती है, वो बहुत ज्यादा लेजिस्लेशन के ऊपर काम करते हैं। उनका काम यही होता है कि हमने लेजिस्लेशन वगैरह करनी होती है, और नीचे वाले डेमोक्रेटिक बंदे भी जो बैठे होते हैं, जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में बैठे होते हैं, उनका भी काम यही होता है कि वो लेजिस्लेशन के ऊपर ध्यान देते हैं। वहां पर ये सीट एडजस्टमेंट वगैरह, असेंबलियों के ऊपर इंटेलिजेंस एजेंसियों का हमला, ये कुछ भी नहीं होता। आपने बहुत ही कम देखा होगा कि सीआईए मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही हो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को। वो मैनिपुलेट भी करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, लेकिन अलग तरह से करते हैं। उनका तरीका यह होता है कि उनके सामने रिपोर्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर्स प्रोड्यूस करते हैं जिससे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस किया जाए, उनके अंदर ऐसी थिंकिंग पैदा की जाए जो पेंटागन में पैदा होती है। सो इस तरह से वो पेंटागन और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और कांग्रेस को एक साथ लेकर चलने की कोशिश करते हैं। सो पेंटागन, डिफेंस मिनिस्ट्री, प्रेसिडेंट, ये सब मिलकर एक दूसरे की डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं और एक पेज पर लाने की कोशिश करते हैं। अब आप पाकिस्तान में देखें कि पाकिस्तान की डिसीजन मेकिंग कैसे होती है। पाकिस्तान में वीडियोस लीक होती है, बंदे उठा लिए जाते हैं, केस किए जाते हैं, नंगा करके मारा जाता है, और इस तरह से उनकी डिसीजन मेकिंग को असरअंदाज किया जाता है कि ये वाला सेनेटर मेरी बात नहीं मान रहा, इसको उठा लो, इसको नंगा कर लो, इसको मारो। इस तरह से डिसीजन मेकिंग को असर किया जाता है। सो पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसियां सेनेटर्स को उठा लेती हैं, फिर जूते मार के फिर उनसे अपनी मर्जी का बिल पास करवा देती हैं। और इसके बरक्स जो अमेरिका में है, वहां पर रिपोर्ट्स के थ्रू, डायलॉग के थ्रू कन्विंस करने की कोशिश की जाती है कि ये चीजें करनी है। अब आते हैं थोड़े से पावर के ऊपर। जो मनी बिल होता है वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी लोअर हाउस ही प्रोड्यूस कर सकता है, जैसे बजट वगैरह हो गया। अगर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बजट वगैरह प्रोड्यूस नहीं करता तो सेनेट के पास कोई भी पावर नहीं है कि वो बजट वगैरह प्रोड्यूस कर सके। लेकिन जो जंगें होती हैं, जो ट्रीटीज होती हैं, जो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका साइन करता है दूसरे ममालिक के साथ, यानी फॉरेन रिलेशन से रिलेटेड ट्रीटी या जंग की डिक्लेरेशन होगी, वो तमाम तर चीजें रेटिफाई करती है सेनेट। सेनेट के अंदर भी इस तरह से एक सिस्टम होता है कि वो तमाम तर चीजों को एनालाइज करते हैं, उनकी कमेटीज होती है, वो रिपोर्ट प्रोड्यूस करते हैं, वो जनरल से पूछते हैं, वो डिप्लोमेट्स को बुलाकर पूछते हैं, वो लोगों को, तमाम तर लोगों को इंटरव्यू करते हैं। और आपने देखा होगा कि अफगानिस्तान के बाद उन्होंने किस तरह के इंटरव्यू कंडक्ट किए। उसके बाद जाकर वो अप्रूव करते हैं कि ये प्रेसिडेंट ने सही फैसला लिया या नहीं लिया। अगर प्रेसिडेंट ने नहीं लिया तो उसको वहीं के वहीं रद्द कर देते हैं। अब आते हैं इस पूरे के पूरे सिस्टम को ओवरऑल देखने की कोशिश करते हैं कि ये सिस्टम कैसे आया। मैं आपको मैग्ना कार्टा के ऊपर लेकर चलता हूं, जो 13th सेंचुरी का पहला कॉन्स्टिट्यूशन है। उस टाइम के ऊपर मसला यह था कि बादशाह बड़ा ताकतवर हुआ करता था और बादशाह बड़ा जालिम था। किंग जॉन बड़ा जालिम बादशाह था, उसने ऐसी की तैसी कर दी थी पूरे के पूरे इंग्लैंड वगैरह की। सो जो उसके जो सरदार थे ना, बादशाह अकेले तौर पर कुछ भी नहीं होता, उसके जो सबऑर्डिनेट होते हैं, या मुगल एम्पायर में सूबेदार हुआ करते थे, वहां पर लॉर्ड्स हुआ करते थे। सो जो लॉर्ड्स थे ना, वो बड़े परेशान हुआ करते थे बादशाह की अनचैलेंजिंग पावर से, क्योंकि बादशाह उल्टे सीधे फैसले दे रहा था। बादशाह बड़ा क्रिमिनल हो गया था, जैसे हमारे यहाँ पर जनरल बाजवा पागल हो गया है, उल्टे सीधे फैसले करता फिर रहा है, मिर्गी का मरीज बन गया है। सो उसी टाइम पर किंग जॉन को भी यही मर्ज हो गया था कि वो उल्टे सीधे फैसले कर रहा था, लोगों को मरवा रहा था, कोई अच्छा बंदा बढ़ने की कोशिश कर रहा था आगे, उसको मरवा दो, उसको मरवा दो। फिर जो लॉर्ड्स थे ना, वो तमाम तर परेशान हो गए। अगर आप आज के दौर में लॉर्ड्स की मिसाल लेना चाहे तो हमारे कोर कमांडर, सो वो बड़ा परेशान हो गए बादशाह से, और उन्होंने बादशाह को पकड़ के ये फैसला करवाया कि आपका पावर अनकंडीशनल नहीं है, आप हमारे साथ एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चलेंगे, और बादशाह की पावर के ऊपर मैग्ना कार्टा इन्फोर्स करने की कोशिश की लॉर्ड्स ने। अब उसके बाद क्या हुआ वो मैं बाद में बताता हूँ। फिर बादशाह को जैसे घेर लिया तमाम तर लॉर्ड्स ने, बादशाह के पास फोर्सेस वगैरह नहीं थी और बादशाह के तमाम तर लॉर्ड्स के पास फोर्सेस थी, तो बादशाह ने कहा चलो ठीक है, मैं मैग्ना कार्टा सही कर देता हूँ। मेरे ख्याल में 15 के करीब लॉर्ड्स थे, उन्होंने फोर्स किया था बादशाह को कि आपने ये एग्रीमेंट साइन करना है, और फिर बादशाह ने वो एग्रीमेंट साइन कर दिया था। बादशाह को बड़ा गुस्सा था इन लोगों के ऊपर, क्योंकि उन्होंने बादशाह की पावर को चैलेंज किया था, और बादशाह क्रैंक था, बिल्कुल साइको बादशाह था। वो चला गया दूसरे लोगों के पास और दूसरे बारबेरियंस के साथ समझौता किया, एक नई फौज बनाई, और जितने भी लॉर्ड्स थे जिसने बादशाह को
फोर्स किया था मैग्ना कार्टा साइन करने के लिए, उन सब की गर्दन उड़ा दी। और उसके बाद जो लॉर्ड्स में से कुछ बचे हुए लोग थे वो फ्रांस के पास चले गए और फ्रांस से मदद लेकर बादशाह के गर्दन उड़ा दी। तो इस तरह की जंग चलती रही थी। मैग्ना कार्टा कोई पीसफुली डॉक्यूमेंट नहीं था जो इस तरह से साइन हुआ था। इससे आपको समझ में आना चाहिए कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस कैसे पैदा हुआ, कैसे काम करता है, बाइकैमरियल सिस्टम कैसे होता है, लेजिस्लेटिव फंक्शन क्या होता है। लेजिस्लेटिव फंक्शन और लेजिस्लेटिव ऑर्गन बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में लेजिस्लेटिव फंक्शंस के ऊपर हमारी एजेंसियों का कंट्रोल। अगर कोई सेनेटर या कोई पार्लियामेंटेरियन अपना आजादी से फैसला करने की कोशिश करता है तो उसको पकड़ के नंगा करके मारते हैं। यह है पाकिस्तानी एजेंसियों का कन्विंसिंग टेक्टिक। थोड़ा बहुत हमें सीखना चाहिए दुनिया की जमहूरियत से। थैंक यू वेरी मच।